हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 9 बायोलॉजी बायोमोलिक्यूल्स। सो बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि हेल्प करते हैं परफॉर्म करने में असेंशियल फंक्शंस और एक्ट करते हैं एज अ सेंट्रल पिलर ऑफ द लाइफ। बायोमोलिक्यूल्स डिवाइड होते हैं टू टाइप्स में, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। जो इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं मिनरल, गैसेस, वाटर एक्सेट्रा। और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स एक्सेट्रा। अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं नॉर्मल ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और रिप्रोडक्शन में। ठीक है, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो यूजुअली परफॉर्म करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑर्गेनिज्म के अंदर और टिपिकली प्रेजेंट होते हैं इन मैनी ऑर्गेनिजम्स और सेल्स। ठीक है, अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से हो सकते हैं? एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, शुगर्स एक्सेट्रा। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करते रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस में, बट इनका इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फंक्शंस होता है। ठीक है, कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के: एंटीबॉडीज, न्यूक्लियोसाइड्स, पेप्टाइड्स, ग्रोथ फैक्टर्स एक्सेट्रा। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो ग्रुप करते हैं अंडर वेरियस कैटेगरीज, जैसे कि पिगमेंट्स, ड्रग्स, गम्स, रबर, असेंशियल ऑयल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शंस होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स और लिपिड्स। ये जो क्लासेस होती हैं कंपाउंड्स की, एक्सेप्ट लिपिड्स, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो रेंज करता है 10,000 डाल्टन या फिर उससे अबव। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो फाउंड होते हैं इन 2 टाइप्स। एक होता है सिंपल बायोमोलिक्यूल्स, जिसे हम माइक्रोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं। एक होता है बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, जिसे हम मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लेस देन 1000 डाल्टन होता है। ठीक है, इसीलिए उसे हम माइक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। माइक्रो मतलब स्मॉल। ठीक है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। लार्ज मॉलिक्यूल्स जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट हो वो 10,000 डाल्टन हो या फिर उससे अबव हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो फाउंड होते हैं इन एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शंस। ठीक है, जो लिपिड होता है वो स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होता, क्योंकि उनका जो वेट होता है वो 800 डाल्टन को एक्सीड ही नहीं कर पाता, बट फिर भी ये पार्ट होते हैं एसिड इंसॉल्युबल पूल के। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स का मतलब एक लीनियर चेन होती है एमिनो एसिड्स की, जो कि लिंक होती है बाय द पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, हर एक प्रोटीन जो होता है वो पॉलीमर होता है ऑफ एमिनो एसिड। एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, जो प्रोटीन है वो हेट्रोपॉलीमर होता है, होमोपॉलीमर नहीं होता। ठीक है, हेट्रोपॉलीमर मतलब जो 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होंगे वो सारे के सारे डिफरेंट होंगे, और होमोपॉलीमर का मतलब जिसके पास एक ही टाइप का मोनोमर है जो रिपीट होता जाता है एन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, अब जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक एसेंशियल अमीनो एसिड और एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, जो एसेंशियल अमीनो एसिड होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड से ही मिल जाता है। ठीक है, और जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है वो प्रिपेयर होता है बाय आवर बॉडी फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। ठीक है, अब फंक्शन क्या होता है प्रोटीन्स का लिविंग सेल में? ये ट्रांसपोर्ट करती है न्यूट्रिएंट्स को अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, फाइट करती हैं इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से, प्रोड्यूस करती हैं एंजाइम और प्रोटीन्स। जो मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन होता है एनिमल वर्ल्ड में वो कौन सा होता है? कोलेजन। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलीसेक्रियाइड। पॉलीसेक्रियाइड जो होता है वो लॉन्ग चेन होती है शुगर की। फॉर एग्जांपल जो सेलुलोज होता है वो पॉलीमेरिक पॉलीसेक्रियाइड होता है, जो सिर्फ एक ही टाइप का मोनोसेक्रियाइड कंटेन करता है, जैसे कि ग्लूकोज। ठीक है, तो जो ग्लूकोज होगा वो मोनोसेक्रियाइड होगा। ठीक है, जो कि एक लॉन्ग चेन फॉर्म करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज जो होता है वो होमोपॉलीमर होता है, क्योंकि इसमें एक ही टाइप का मोनोसेक्रियाइड होता है जो कि ग्लूकोज है। ठीक है, जो स्टार्च होता है वो वेरिएंट होता है इसका, बट ये प्रेजेंट होता है एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यूज। ठीक है, एनिमल के पास एक और वेरिएंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं?
ग्लाइकोजन बोलते हैं, ठीक है। और जो इंसुलिन होता है वो पॉलीमर होता है फ्रक्टोज का, ठीक है। जो पॉलीसेक्रियाइड चेन होती है उसका जो राइट एंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं, और जो लेफ्ट एंड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं, ठीक है। जो प्लांट सेल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। और जो पेपर बनता है वो प्लांट के पल्प से बनता है, और जो कॉटन फाइबर बनता है वो सेलुलोजिक होता है। जो आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन होता है उसका एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्रियाइड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, चेनेटिन बोलते हैं, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्रियाइड होता है ये मोस्टली होमोपॉलीमर होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है वो अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि आपको मिलेगा एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में ऑफ एनी लिविंग टिश्यू, ठीक है। ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है, ठीक है। टुगेदर विद द पॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स ये मिलकर क्या बनाते हैं, ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन बनाते हैं ऑफ एनी लिविंग टिश्यू और अ सेल, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड के लिए क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो 3 केमिकल डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स से मिलकर बनते हैं। एक होता है नाइट्रोजनस बेसिस जिसे हम हेटेरोसाइकल कंपाउंड्स भी बोलते हैं, एक होता है मोनोसैकेराइड्स और एक होता है फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट, ठीक है। जो हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड में वो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन। जो प्यूरिन होता है वो 2 टाइप कंटेन करता है, एडेनाइन और ग्वानाइन, ठीक है। और जो पिरामिडिन्स होता है वो 3 टाइप कंटेन करता है, यूरेसिल, साइटोसाइन और थाइमिन, ठीक है। जो शुगर फाउंड होती है न्यूक्लिक एसिड में वो या तो राइबोस होगी या डाईऑक्सीराइबोस होगी, ठीक है। जो न्यूक्लिक एसिड कंटेन करता है डाईऑक्सीराइबोस शुगर वो कौन सा होता है, डीएनए होता है, ठीक है। और जो राइबोस शुगर कंटेन करता है वो कौन सा होता है, आरएनए होता है, ठीक है। अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ठीक है। जो कि नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जो इन्वॉल्व करते हैं सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। जो फर्स्ट अमीनो एसिड्स ऑफ सीक्वेंस होता है वो एन टर्मिनल अमीनो एसिड होता है, और जो लास्ट अमीनो एसिड होता है पेप्टाइड चेन का वो सी टर्मिनल अमीनो एसिड होता है, ठीक है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो हेलिक्स फॉर्म करता है। इसमें 3 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटलेट और कोलेगन, ठीक है। जो अल्फा हेलिक्स होता है उसका जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है वो क्वाइल्ड स्पाइरली होता है इन राइट हैंडेड मैनर, ठीक है। और जो बीटा प्लेटलेट होते हैं उसमें क्या होता है, 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है जो कि कॉइल्ड होगा स्पाइरली इन राइट हैंडेड मैनर, ठीक है। और ये बीटा प्लेटलेट्स है जिसमें क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होंगे बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है कोलेगन। कोलेगन में क्या होता है, 3 स्ट्रैंड्स और पॉलीपेप्टाइड्स कॉइल्ड हो जाते हैं अराउंड वन अनदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये लॉन्ग प्रोटीन चेन होती है जो कि फोल्डेड होती है लाइक अ होलो वुलन बॉल, ठीक है, जो कि 3 डायमेंशनल व्यू देती है प्रोटीन को। लास्ट है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या होता है, जो हर एक पॉलीपेप्टाइड होती है वो डेवलप होती है इट्स ऑन टर्शरी स्ट्रक्चर में और फंक्शन करती है एज अ सब यूनिट ऑफ प्रोटीन, जैसे कि हीमोग्लोबिन। अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 4 सब यूनिट्स होती हैं। 2 सब यूनिट्स जो होती हैं वो अल्फा टाइप की होती हैं और 2 सब यूनिट्स जो होती हैं वो बीटा टाइप की होती हैं, ठीक है। और ये चारों की चारों सब यूनिट मिलकर क्या बनाती हैं, हीमोग्लोबिन बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। कुछ न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि बिहेव करते हैं एज एन एंजाइम, ठीक है। वो क्या होता है, वो राइबोजाइम्स होते हैं, ठीक है। जो एंजाइम होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है, और कंटेन करते हैं वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, बट जो सारे के सारे प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम नहीं होते, ठीक है। एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं मैनिफोल्ड्स में। जो एक्टिव साइट्स होती हैं एंजाइम की वो एक पॉकेट की तरह होती हैं जिसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट जाके फिट हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वो रिएक्शन को कैटेलाइज कर देती है हाई रेट पे, ठीक है। जो इनऑर्गेनिक
कैटलिस्ट होते हैं वो एफिशिएंटली वर्क करते हैं हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे, वाइल जो एंजाइम होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। मतलब 40 डिग्री सेल्सियस से अगर अबव टेम्परेचर होगा तो एंजाइम क्या होंगे, उस टेम्परेचर पे डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। हाउएवर जो एंजाइम आइसोलेटेड होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म से, जो कि नॉर्मली लिव करते हैं अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, वो एंजाइम्स क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं और रिटेन कर सकते हैं अपनी कैटालिटिक पावर को इवन एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, मतलब हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहना, ये जो क्वालिटी होती है एंजाइम्स की, वो एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है उन एंजाइम्स की जो कि आइसोलेटेड होते हैं फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन। जो इनर्ट मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें एक्टिवेट स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है। वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है जो रेज करती है मॉलिक्यूल के एनर्जी को एट विच केमिकल रिएक्शन कैन ऑकर इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है तब एंजाइम रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं एट लोअर एनर्जी लेवल्स, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। अब एंजाइम को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं और सबस्ट्रेट को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो एंजाइम होता है उसके पास सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है उसके मॉलिक्यूल में, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है और डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है इनटू इट्स प्रोडक्ट्स एंड अनचेंज्ड एंजाइम विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये जो फॉर्मेशन होती है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की वो एसेंशियल होती है फॉर कैटालिसिस। अब इसमें क्या हो रहा है, जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है। फिर वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो डिसोसिएट हो जाता है प्रोडक्ट में और अनचेंज्ड एंजाइम में, ठीक है। ये जो कैटालिटिक साइकिल होती है एंजाइम एक्शन की वो फॉलो करती है कुछ स्टेप्स, ठीक है। पहले क्या होता है, सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड कर जाता है एक्टिव साइट पे एंजाइम की और फॉर्म कर लेता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। जब सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड हो जाता है एंजाइम में तो वो एंजाइम जो है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि उसके शेप में। इसकी वजह से क्या होता है, जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट को और भी ज़्यादा टाइटली फिट कर लेता है, ठीक है। ये जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, फिर वो क्या करती है, जो ब्रेक करने लगता है केमिकल बॉन्ड्स को सबस्ट्रेट के, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या फॉर्म करता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो एंजाइम है वो प्रोडक्ट को रिलीज कर देती है और फ्री कर देती है एंजाइम को, जो कि दोबारा बाइंड होने के लिए किसी और मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट से रेडी हो जाता है, ठीक है। इसी तरह ये कैटालिटिक साइकिल जो है वो चलती रहती है। अब कुछ फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, जैसे कि टेम्परेचर और पीएच, ठीक है। जो एंजाइम होता है वो जनरली फंक्शन करता है एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर और पीएच में, ठीक है। अब क्या होता है, एंजाइम जो है अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, हाईएस्ट एक्टिविटी को शो करता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच में, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। अगर इस ऑप्टिमम वैल्यू से अगर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो, पीएच जो है वो इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, ठीक है, तो एंजाइम जो है टेम्परेरी इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा, जहाँ पे क्या होगा, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, क्योंकि जो प्रोटीन होता है उनका वो हाई हीट की वजह से, हाई पीएच की वजह से डीनेचर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये एक और फैक्टर है जो अफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को। इसमें क्या होता है, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो और एंजाइम का जो रिएक्शन वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाए, तब जो रिएक्शन है वो अल्टीमेटली रीच कर जाती है अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे, ठीक है, जो कि आगे जाके वो एक्सीड नहीं हो पाती और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को राइज नहीं कर पाती, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम होते हैं देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। After the saturation of these molecules, there are no free enzyme molecules to bind with the additional substrate molecule, ठीक है। जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो भी सेंसिटिव होती है टू द प्रेजेंस ऑफ द स्पेसिफिक केमिकल्स जो कि बाइंड करते हैं टू द एंजाइम। व्हेन द बाइंडिंग ऑफ केमिकल शट ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी, ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनहिबिशन बोलते हैं, और
केमिकल को हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एंजाइम की एक्टिविटी को शट ऑफ कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो इनहिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट की तरह ही दिखता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इनहिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट से compete करता है और फॉर्म करता है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम। ठीक है, ये जो इनहिबिटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कम्पिटेटिव इनहिबिटर बोलते हैं। क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है वो सबस्ट्रेट की तरह ही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सबस्ट्रेट जो होता है वो बाइंड नहीं कर पाता एंजाइम से, और जो इनहिबिटर होता है वो डिक्लाइन कर देता है एंजाइम के एक्शन को। ठीक है, जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स होते हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द बैक्टीरियल पैथोजेंस। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। थाउजेंड ऑफ द एंजाइम्स हैव बीन डिस्कवर्ड, आइसोलेटेड एंड स्टडीड। ज़्यादातर एंजाइम्स जो हैं वो क्लासीफाई होते हैं इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर टाइप ऑफ रिएक्शंस दे कैटेलाइज। एंजाइम्स जो है डिवाइड होते हैं 6 क्लासेस में: ऑक्सीडो रिडक्टेस, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलाइजेस, लाइजेस, आइसोमरेज और लाइगेजेस। नेक्स्ट टॉपिक है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स जो होते हैं वो नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं एंजाइम्स के, जो कि एंजाइम को ज़्यादा कैटेलिटिकली एक्टिव बनाते हैं। ठीक है, ये जो प्रोटीन पोर्शंस होते हैं एंजाइम के उसे हम क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम्स। अब 3 टाइप्स के कोफैक्टर्स होते हैं, जैसे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटालाइंस। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि टाइटली बाउंड कर जाते हैं टू द एपो एंजाइम्स। जो एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ एनी कोएंजाइम्स आर विटामिन्स। बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो अपनी एक्टिविटी के लिए मेटल आयन को रिक्वायर करते हैं, जो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड करता है विथ साइड चेंज एट द एक्टिव साइट। उसी टाइम पे वो क्या करता है, फॉर्म करता है वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट। जब हम कोफैक्टर को रिमूव कर देते हैं तब कैटालिटिक एक्टिविटी जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या पता लगता है, जो कोफैक्टर होते हैं वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। तो ये तो था हमारा चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स। आई होप आपको पूरा चैप्टर, पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। इस पूरी वीडियो का PDF जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।